हेलो दोस्तों। आज जो है हम आपके सामने लेकर के क्लास 7 का एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जो है हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। और यह जो है क्लास 7 से नहीं, मतलब जो है सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें जो पढ़ने वाले हैं वह है हमारा मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच तक। तो इसमें जो है सबसे पहले जो दिया गया है, हमें परिचय दिया गया है। और उस परिचय के अंतर्गत क्या है, विषय परिचय, मुग़ल कौन थे, मुग़ल सैन्य अभियान क्या था, उत्तराधिकार की मुग़ल परंपराएं क्या थी, मुग़लों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करनी है, जानकारियाँ करनी है। उसके बाद साथ ही साथ दिया हुआ है यहाँ पे कि मनसबदार और जागीरदार क्या होते थे, जब्त और जमींदार क्या होता था, अकबर की नीतियाँ कैसी थी 17वीं शताब्दी में, और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य का क्या अस्तित्व रहा, किस प्रकार से वो लोग अपने आप के वर्चस्व को कायम रखें। इन सारी चीज़ों को जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे परिचय को। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। परिचय क्या है कि विभिन्न संस्कृतियों वाला भारतीय उपमहाद्वीप और विविधता किसी की शासक द्वारा बनाए रखने के लिए अलग थी। उपमहाद्वीप और विविधता किसी भी शासक द्वारा बनाए रखने के लिए क्या थी, अलग थी। इसके बजाय मुगलों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। जब मुगल जो है विशाल साम्राज्य का निर्माण किए, तो 16वीं शताब्दी में आगरा से दिल्ली तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। किसने? मुगल ने। क्योंकि हम मुगल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मुगलों ने क्या किया कि इनका जो साम्राज्य फैला, तो यह साम्राज्य जो है 16वीं शताब्दी में उन्होंने 17वीं शताब्दी में आगरा से दिल्ली तक अपने राज्य को क्या कर लिए, पूरी तरीके से प्रसार कर लिए, और लगभग पूरे उपमहाद्वीप को क्या कर लिए, कंट्रोल कर लिए। कौन? मुगल। जब कंट्रोल कर लिए तो उन लोगों ने, अब देखिए यहाँ पे दिया है मुगल वंश के सभी शासक। उस मुगल वंश के सभी शासक कौन कौन से हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यह है बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, बैरम खान, अकबर, जहांगीर। उसके बाद जो है नूरजहां, शाहजहां, मुमताज महल, औरंगज़ेब, अकबर शाह, ये दूसरा है, बहादुर शाह जफ़र, जो 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा अपना योगदान दिए थे। उसके बाद जो हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, ताजमहल, लाल किला दिल्ली का, उसका फतेहपुर सिकरी, बीबी का मकबरा, ये सारी चीज़ें जो है, तो ये लोग जो थे क्या थे, ये हम लोगों ने देखा मुगल वंश के सभी शासकों को। उसके बाद जो है आज हम बात कर लेंगे लाल किला। तो लाल किला जो है, आगरा का लाल किला, वह आगरा का लाल किला मुगल साम्राज्य के निवास के रूप में जाना जाता है। वह स्थान है जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है लाल किले से राष्ट्र को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और लाल किला जो है बना है लाल बलुआ पत्थर से। यह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। आगे देखते हैं कि मुगल कौन थे। तो बात कर लेंगे तो मुगल जो है, मुगल दो महावंशों के वंशज, मुगल दो महान वंशों के वंशज थे। चूंकि मातृपक्ष में वे चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया पर शासन करने वाले मंगोल के वंशज थे,
ठीक ना। तो मातृपक्ष से मुगल वंश जो थे, मातृपक्ष से देखे तो वह क्या थे, मंगोल, चंगेज खान, और पितृपक्ष से तैमूर, वे ईरान, इराक और तुर्की के शासक के उत्तराधिकारी थे। तो मुगल जो थे वो दो महान वंशों के वंशज थे। यहाँ पे देखते हैं चंगेज खान और ये तैमूर खान है। चंगेज खान और तैमूर खान का दिया गया है। वे मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे, जो मुगल शासक थे वो मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि चंगेज खान जो था वो बहुत ही क्या था, क्रूर शासक था। तो वे मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उज़्बेक उनके प्रतियोगी थे। उज़्बेक क्या थे, मंगोलों का एक समूह होता था जिसको उज़्बेक कहा जाता था, ठीक ना। गांव में क्या करते हैं, उज़्बक कहते हैं। तो जो ज़्यादा मतलब कुरफाती टाइप का होता है उसको उज़्बक के नाम से जानने लोग कहते हैं, संबोधित करते हैं। लेकिन मुगलों को अपने तैमूर वंश लेकिन मुगलों को अपने तैमूर वंश जिन्होंने 1338 में दिल्ली पर कब्जा किया था, उन पर क्या था, गर्व था। लेकिन मुगलों को क्या था, तैमूर वंश जिसने 1338 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया, तो उनको क्या था, गर्व था। लेकिन वो मंगोल कहलाना नहीं चाहते थे। लेकिन तैमूर वंश के लिए वो मुगल कहलाना क्या करते थे, फख्र करते थे, गर्व करते थे, अपने आप पे घमंड करते थे। बात कर लेंगे मुगल सैन्य अभियान के बारे में। तो मुगल सैन्य का अभियान कैसा था, तो बात कर ले हम बाबर की, तो बाबर प्रथम शासक जो था, जो 1526 से 1530 तक, मतलब 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा, और वह केवल 12 वर्ष का था। जब 12 वर्ष, जब वह गद्दी पर बैठता है, फरगना का शासक बनता है, तो वो उसकी उम्र जो थी महज 12 वर्ष थी। फिर उज़्बेक्स ने अपने पुश्तैनी सिंहासन पर आक्रमण किया कि उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया जाए। उज़्बेकों ने क्या किया कि फिर मंगोल समूहों ने अपने पुश्तैनी सिंहासन को, अपने चंगेज़ खां के सिंहासन को छुड़ाने के लिए उन लोगों ने फिर क्या कर दिया, आक्रमण किया, और इस प्रकार से मजबूर किया जाए कि वो लोग क्या करने, अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएं। कई वर्षों के बाद क्या हुआ कि 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर जो है आता है और इब्राहिम लोदी जो दिल्ली की सिंहासन पर बैठा हुआ था उसको हराया, और पानीपत में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। हरियाणा जाएंगे आप, दिल्ली पार करेंगे, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत। तो कई वर्षों के बाद जो है 1504, अब दिया 1526 में काबुल पर कब्जा कर लिया, और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को क्या है, हराया, और हराने के बाद पानीपत में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। अफगान मुगलों के अधिकार के लिए क्या थे, तत्काल खतरा थे। अफगानी जो थे वह वर्तमान समय के लिए, तत्कालिक के लिए क्या थे, खतरा थे। मुगलों के अधिकार के लिए क्या थे, खतरा थे, क्योंकि मुगल के अहोम, सिख, मेवाड़ आदि के साथ भी क्या थे, संबंध थे। मुगल का संबंध जो था कई लोगों से था, कई समुदाय से था, इसलिए जो थे उन लोगों के लिए क्या थे, खतरा थे। उत्तराधिकारी और मुगल परंपराएं क्या थी, मुगल हमेशा तैमूर रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। मुगल हमेशा तैमूर रीति रिवाजों में विश्वास करते थे। वंशानुक्रम के बजाय बेटे के बीच विरासत का विभाजन, जहां सबसे बड़े बेटे को अपने पिता का सिंहासन के विरासत में मिल जाता था। तो उत्तराधिकार की परंपरा ये थी कि घर का बड़ा बेटा, मतलब पिता का बड़ा बेटा जो है, ये घर का बड़ा बेटा ही जो है वह क्या बनेगा, अपने पिता का उत्तराधिकारी बनेगा। तो कहीं ना कहीं बात ये थी कि जब उत्तराधिकारी निर्णय ले लिया गया था, तो ये बात होती थी कि यदि बेटा अनपढ़ हो, यदि उसे जानकारी न हो, तो उसे किस प्रकार से राजा बनाया जाता। इस चीज़ को लेकर के क्या होता था कि कई बार जो है मतभेद देखने को मिल जाता था, भाई भाई में जो है लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं यही थी कि बड़े बेटे को वंशानुक्रम के बजाय बेटे के बीच विरासत का विभाजन करना था, और सबसे बड़े बेटे को क्या मिलता था, सिंहासन मिलता था। साथ ही साथ यहाँ देखें मुगल सम्राट और कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई है यहाँ पे। तो बाबर का 1526 से लेकर 1530 ने 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उनके अफगान समर्थकों को हरा दिया। उसके 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा संगा राजपूत राजाओं और समर्थकों को हराया बाबर ने। 2800 में 1528 में क्या हुआ, चंदेरी का युद्ध हुआ और राजपूतों को हरा दिया। अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था कौन, बाबर।
बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं जो है, हुमायूं अब आता है 1500 अपने मृत्यु के बाद जो है हुमायूं आता है। हुमायूं जो है 1530 से लेकर के 1540, ठीक है, एवं 1555 से 1556 हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत दे दिया। प्रत्येक भाई को एक प्रांत क्या कर दिया, दे दिया, हिस्सा दे दिया हुमायूं ने। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। एक हराया चौसा के युद्ध में 1539 में, और एक हराया 1540 में कन्नौज में हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। जब वो हार गया तो क्या करता है, भाग जाता है। भागने के बाद ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसे 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उसे अगले वर्ष इस इमारत की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हुमायूं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बात करें यहाँ पे 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच की हम घटना पढ़ रहे हैं। उसके बाद अकबर के बारे में पढ़ते हैं। तो अकबर देखिए क्या था। अकबर का शासनकाल जो रहा वो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बन जाता है। अकबर जो है राजा बन जाता है। उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया। पहला 1556 और 1570 के मध्य अकबर के संरक्षण में दरबार में रहने वाले व्यक्ति जो थे बैरम खान थे, और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों जैसे मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 ईस्वी में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रथाऊ पर कब्जा कर लिया। तो अकबर जो है 1569 ईस्वी में रणथंभोर पर कब्जा कर लिया। चित्तौड़ पर कब्जा कब किया, तो 1568 में कब्जा कर लिया। दूसरी बात होती है 1570 से लेकर के 1585 के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए। इन अभियानों के बाद उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा के अभियान चलाए, जहां पर उसने मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह और जटिल कर दिया। बाद में देखते हैं कि तीसरा हिस्सा जो आता है वो आता है 1585 से 1605 के मध्य। अकबर साम्राज्य का विस्तार हुआ, उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए और हराकर कंधार पर कब्जा कर लिया। उस किसने हराया, सफाविदों को हरा दिया और कंधार पर कब्जा कर लिया। कब, 1585 से 1605 के बीच। और साथ ही साथ जो है उसने कश्मीर को जो है अपने साम्राज्य में भी मिला लिया। आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जो था जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। जो अकबर का बचा कुचा सैन्य अभियान था उसको आगे तक ले जाने का दायित्व किसको हो गया, जहांगीर को हो गया। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार कर ली। मुगलों की सेवा किसने स्वीकार कर ली, तो वो थे अमर सिंह। कहाँ के शासक थे, तो सिसोदिया, मेवाड़ का सिसोदिया शासक। इसके बाद सिखों, अहोमों और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम के बाद सम्राट शाहजहां कहलाया। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था, नूरजहां। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है शाहजहां आता है, और शाहजहां का शासनकाल जो है ये है 1627 से 1658 ईस्वी तक। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हो गया। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान हुआ। 1632 ईस्वी में अंततः अहमदनगर के मुगलों ने राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए मान गए। यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि मुगलों के अन्य शासक संबंध कैसा था। तो सबसे पहले मुगलों ने कई शासकों के खिलाफ लगातार अभियान किया। लगातार जो है, जो मुगलों का वर्चस्व जब कायम था, तो उन लोगों ने लगातार किसी के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, किसी को मारने के लिए दौड़ जाते, किसी भी राजा की तरफ जो है चढ़ाई कर लेते थे। तो उन्होंने सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। सबसे पहले मुगलों ने कई शासकों के खिलाफ क्या किया, लगातार अभियान किया, लगातार उसके यहाँ चढ़ाई करते रहे। लेकिन जब देखे कि ये लोग जो है क्या करते रहे हैं कि हमारी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन बाद में स्वेच्छा से शामिल भी हो जाते थे। मतलब उस समय जिस समय चढ़ाई होता तो मानते तो नहीं थे, लेकिन बाद में जो है मान जाते थे। कई राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी मुगल परिवारों में कर दी।
कई प्रांत के जो राजपूत थे, तो वह सोचते थे कि चढ़ाई करने, लड़ाई करने से बेहतर है कि यदि हम लड़ाई करते हैं तो हम जो है एक तो अपमान के तौर पे जो है हमें क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा या बंधक बना लिया जाएगा। तो वो क्या करते थे कि अपने आप को, ये लोग मुगलों की सत्ता को स्वीकार कर लेते थे और अपनी कहीं न कहीं सोचते थे कि यदि हम रिश्ता भी जोड़ लेते हैं तो वह जो है मुगल परिवारों में मुगल परिवारों से क्या करते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं और जब रिश्ता हम जोड़ लेंगे तो ये लोग हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं राजपूत भी जो थे इस प्रकार से चालाकी करते थे और वो सोचते भी थे कि यदि हम बंधक बना लिए जाते हैं तो हमारे हाथों से राजगद्दियाँ भी चली जाएँगी और जो है हमें अपमान का भी सामना करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि हम क्या ना करें, एक-दूसरे के संबंधी बन जाएँ। तो राजपूतों ने अपनी बेटियों की शादी जो है मुगल परिवारों में कर दी। संबंध बनाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए कुछ ने मना भी कर दिया था। देखिए, यहाँ पे दिया है कि संबंध बनाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए भी लोग क्या करते थे, उस समय जो है राजपूत अपनी बेटी की शादी किससे कर देते थे? मुगलों के साथ कर देते थे। मुगलों के साथ विवाह देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए, दिया गया है। साथ ही साथ हम चलते हैं मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजपूत ने मेवाड़ वंश की बात कर लेंगे तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के राजपूत ने लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है ना? सिसोदिया वंश जो अमर सिंह थे, वह जो है मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने मुगलों की सत्ता को क्या कर दिया, स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक बार पराजित होने के बाद मुगलों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब एक बार पराजित हो गए, जब नहीं मान रहे थे, तो मुगलों ने उनके ऊपर चढ़ाई किया और चढ़ाई करने के बाद जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। अपनी भूमि मुगलों को दे दी। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मुगल अपने शत्रुओं को परास्त करते थे, लेकिन उन्हें कभी अपमानित नहीं करते थे। इस व्यवहार ने कई राजाओं और सरदारों पर अपना प्रभाव छोड़ते थे। उन लोगों को कहीं-कहीं लगाता था कि यदि मान के चलिए कि हम जो है हार भी जा रहे हैं, तो ये मुगल जो है हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का जो है बर्ताव नहीं कर रहे हैं या किसी प्रकार की जो है हमारे साथ अपमान नहीं कर रहे हैं, मतलब गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तो उनको जो है अच्छा लगता था और ये सोचते थे कहीं न कहीं हम क्या करें, उनसे जुड़ ही जाएँ। तो अकबर के नवरत्न कौन-कौन से? देखिए क्वेश्चन कभी-कभी पूछा जाता है, कभी-कभी क्या मतलब पूछा ही जाता है, तो अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन-कौन है? तो देखिए यहाँ पे राजा बीरबल, मियाँ तानसेन, अबुल फज़ल, फैज़ी साहब, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो पियाज़ा, फ़कीर अज़ियामा दी। ये जो है नवरत्नों में शामिल थे। और देखिए इस प्रकार से जो है पूरी तरीके से मंडली बैठती थी और लोग जो है यहाँ पर चारों तरफ घेर करके बैठते थे। बात आती है अब किनकी? तो यहाँ पे हम देखेंगे शिवाजी को भी देखेंगे, लेकिन औरंगज़ेब के पहले की तरह हर समय संतुलन बनाए रखना मुश्किल था। मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए आने पर उन्होंने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी का क्या कर दिया? अपमान किया। मुगल सत्ता को स्वीकार करने के लिए आने पर उन्होंने शिवाजी का अपमान किया। शिवाजी सोचे कि भाई हम चलते हैं, ठीक है ना? मुगलों की सत्ता को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। बट मुगलों ने क्या कर दिया? उनका अपमान किया। तो ये बात जो है शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को क्या होती है? लग जाती है और बहुत बुरी लगती है। तो उस समय जो होता है उनकी क्या होती है? लड़ाइयाँ होती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि मनसबदार और जागीरदार क्या है? मनसबदार और जागीरदार। जैसे-जैसे साम्राज्य प्रभावित हुआ, मुगलों ने विभिन्न धर्मों वाले कई विविध लोगों की भर्ती की। अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोगों को जो है अपने मंडली में, अपने दरबार में जो है बुलाना शुरू कर दिया। तुर्की के रईसों ने जो तुर्की के रईस थे, तुर्की के रईसों ने अफ़गान, राजपूत, मराठा आदि को शामिल करने के लिए उनका विस्तार किया। मुगल सेवा में शामिल होने वालों को मनसबदार कहा जाता था। मुगल सेवा में जो लोग भी शामिल होते थे, उनको क्या कहते थे? मनसबदार। और मनसर का मनसब होता था, मनसब मतलब एक पद दे दिया जाता था। मैंने कहा कि जब मुगल जो थे, वह अपनी सत्ता में हर जाति के लोगों को बुलाए और जब हर जाति के लोगों को बुलाया तो उन लोगों को क्या देते थे? पद दे देते थे। मन मुताबिक तो नहीं कह सकते, बट उनकी योग्यता के अनुसार जो है उनको पद दे दिया जाता था और जो पद दे दिया जाता था उसी को कहते थे क्या? मनसब। आगे देखिए विविध विषयों की बैठक के लिए मुगल दरबार लगाया गया। हर जाति, हर धर्म के लोग जो हैं यहाँ पे आते। आने के बाद क्या है कि इसे ठीक करने के लिए जो है मुगलों द्वारा ग्रेडिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया गया। वेतन, पद, सैन्य ज़िम्मेदारी। जाट की बात कर लेंगे तो जाट रैंक और वेतन जितना अधिक होगा, अदालत में पद उतना ही ऊँचा होगा। रैंक के अनुसार जो है वेतन दिया जाता था
अब देखिए मनसबदारों का सैन्य जिम्मेदारी दी जाती थी। जो मनसबदार थे, मनसबदारों को की सैन्य जिम्मेदारी घुड़सवारों और उनके पंजीकरण घोड़े की ब्रांडी वेतन का भुगतान करना था। मतलब जो मनसबदार थे, उनको क्या किया गया कि सेनाओं की घुड़सव जिम्मेदारी दी गई, ठीक ना? सैन्य जिम्मेदारी दी गई। घुड़सवार मतलब जो घोड़े पर सवार होने वाले थे, सवार करने वाले थे, को उनका पंजीकरण किया जाता था और घोड़े की ब्रांडिंग होती थी। घोड़ा जो है किस नस्ल का है, किस प्रकार का है, तो उसकी ब्रांडिंग भी की जाती थी और वेतन का भुगतान भी करना था। मनसबदारों को उनका वेतन जागीर नामक राजस्व कार्य के रूप में प्राप्त होता था। मतलब मनसबदार जो थे, जो पद पे आसीन थे, उनका वेतन जो था जागीर नामक राजस्व, जागीर क्या होता था? तो किसी फील्ड का मालिक बना दिया जाता था, तो उधर से जो रेवेन्यू आता था, उसी से जो होता है उनका प्राप्त होता था। वे स्वयं देश के अन्य भागों में क्या करते थे? सेवा करते थे। कौन? मनसबदार। उसके बाद यहाँ पे किसानों की बस्तियों वाली भूमि है, ये दी गई चित्र। उसके बाद देखते हैं जागीरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाता था। जो भी जागीर आती थी, उसका मूल्यांकन किया जाता था, ठीक है ना? उसके बाद क्या किया जाता था? ताकि उनका राजस्व लगभग मनसबदार के वेतन के बराबर हो, जो वास्तविक राजस्व एकत्र किया जाता था। अक्सर ये देखा जाता था कि अक्सर जो दी गई राशि से कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भारी वृद्धि हुई, जिसका मतलब था कि उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ा। अब जो मनसबदार थे, जो पद पर बैठे हुए लोग थे, वह सोचते थे कि जो हमें जागीर मिली है, उन जागीरों से हम ऐसे राजस्व वसूलें कि जिससे हमें पूरी तरीके से क्या हो जाए, हमारा जो वेतन है पूरी अच्छी तरीके से मिल सके। औरंगजेब जो था, औरंगजेब औरंगजेब पिछले वर्षों की लगान पर नियंत्रण करने में असमर्थ था और इसलिए किसानों को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा। बात करते हैं हम लोग जब्त और जमींदार की। जब्त और जमींदार मुगल शासकों के लिए उपलब्ध मुख्य स्रोत किसानों से कर थे। ये लोग क्या करते थे? किसानों से ज़्यादा टैक्स लेते थे और जिन्होंने शासक अभिजात वर्ग द्वारा एकत्र किया जाता था। जो शासक अभिजात थे, शासक वर्ग के लोग थे, जिनको बनाया गया, तो वो लोग क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। व्यक्तियों को जमींदार के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब ये जो टैक्स वसूलते थे, उन व्यक्तियों को, जो शासक वर्ग के लोग थे, उन व्यक्तियों को क्या कहा गया? जमींदार कहा गया। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल पहले फसल के खेतों, कीमती खेती वाले क्षेत्रों को सर्वेक्षण किया था। प्रत्येक फसल पर नकद के में कर लिया जाता था। राजस्व प्रणाली को जबत के रूप में जाना जाता था। बजट, जबट नहीं, बजट के रूप में जाना जाता था। आगे देखते हैं कि अकबर ने अपने करीबी मित्र, अकबर के करीबी मित्र कौन थे? दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह शासनकाल का इतिहास लिखे। अकबर ने कहा कि मेरे आप करीबी है और मेरे मेरे दरबार के बारे में आपसे अच्छा जो है कोई नहीं जानता है, तो क्यों ना क्या किया जाए कि इस शासनकाल का इतिहास लिखा जाए। तो अवल फजल ने इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। उसका शीर्षक क्या लिखा? अकबर नामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान किया गया कि अकबर के पूर्वज जो थे किस प्रकार का शासन किए, उनका जो है साम्राज्य कैसा था। उसके बाद दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है और तीसरा जिल्द में लिखा गया आईने अकबरी। इसमें अकबर के प्रशासन, घराना, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिला। किसमें? आईने अकबरी में। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन किया गया। आईने अकबरी का सबसे रोचक मतलब बात यह थी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमती मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण सबसे बेहतर लगा था। आगे बात करें कि कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के पास, मतलब जमींदार कौन थे? तो शासक वर्ग थे। शासक वर्ग कौन थे? तो जो क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे हमारे भारत के लोगों से। तो मुगल शासक के खिलाफ जमींदारों का गठबंधन देखिए कैसे हो। मुगल शासक के खिलाफ जमींदारों का गठबंधन कैसे होता है? तो कुछ क्षेत्रों में जमींदारों के पास मुगल प्रशासकों द्वारा बड़ी शक्ति और शोषण होता था, जो उन्हें विद्रोह के लिए प्रेरित कर सकता था। तो 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य की स्थिरता को
चुनौती दी गई, क्योंकि कई जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ हो गए। क्योंकि होता क्या था कि मान के चलिए कि कर वसूले हम और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वसूली जाए, या मान के चलिए वसूल के लाते थे तो पैसा जो था ध्यान दिखता था कि हम इतना पैसे वसूल कर दे रहे हैं, तो यदि ये नहीं रहेंगे तो हमारा ही होगा। इसलिए जो है धीरे-धीरे जो भारत के किसान थे और ज़मींदार थे, वह एकत्र होने लगे, वह आपसी चर्चा में आने लगे और आपस में बैठ कर बातें करने लगे और धीरे-धीरे मुगलों के खिलाफ होने लगे। तो जब कोई भी व्यक्ति जो जब खिलाफ होने लगता है तो धीरे-धीरे जो होती है उस नस्वर की तरफ चला जाता है। अकबर की नीतियाँ देखते हैं, अकबर की नीति कैसे थे? अकबर के प्रशासन का विवरण अबुल फजल अकबरनामा में दिया गया है। अकबरनामा अंतिम खंड ऐन अकबरी आईन अकबरी की पुस्तक में विस्तृत है। बात कर लेंगे, उन्होंने समझाया कि साम्राज्य सूबे नामक प्रांत में था, जो सूबेदार राजनीतिक सैन्य कार्य के साथ काम द्वारा शासित था। अब अकबरनामा जो है, अकबरनामा और आईन अकबरी अबुल फजल की, तो अबुल फजल अकबर के जीवन के बारे में 3 खंडों के साथ लिखा गया था और प्रशासन के बारे में जो लिखा गया वो फारसी में लिखा गया। आईन अकबरी जो लिखी गई है किसके? अब्दुल फजल अल्लामी, ठीक है। अब देखिए जहांगीर के दरबार में नूरजहां का क्या प्रभाव रहा होगा? तो मेहरुन्निसा, उसका नाम क्या था? मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। मतलब जब शादी हुई तो उस समय नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था और 1611 ईस्वी में शादी हो जाती है किससे? जहांगीर से। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, हमेशा जो थी ये वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के चलाए। तो जहांगीर ने किस कौन सा सिक्का चलाया? चांदी का सिक्का चलाया। किसके यादगार में? कहा कि प्रिय, मैं जो है आपके सम्मान के लिए क्या करता हूँ, क्यों ना हम चांदी के सिक्के ही चला दें। तो जहांगीर ने अपनी बीवी नूरजहां के सम्मान में चांदी का सिक्का जारी किया और जिनमें एक ओर उसने स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य लिखा था, रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ लिखा था। मतलब एक तरफ रानी बेगम लिखा हुआ था, बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया है, आदेश फरमान है, चौकोर मोहर लगती है। आप देखते हैं यहाँ पे दिया है सुलह कुल। यहाँ बात करते हैं कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था या दीवान होता था। अधिकारी होता था, उसी को हम क्या कहते थे? दीवान कहते थे। तो सूबेदारों को अन्य अधिकारियों द्वारा समर्थित किया जाता था। वेतन मास्टर को क्या कहा जाता था? बख्शी बख्शी कहा जाता था और धर्मार्थ संरक्षण और धर्म मंत्री जो होते थे उनको सदर कहा जाता था। नगर पुलिस कमांडर जिसको हम कोतवाल कहते थे और सैन्य कमांडर को फौजदार कहते थे। देखिए अकबर के रईसों ने क्या हो गया, इसको काम नहीं कर रहा। यहाँ पर देखते हैं कि अकबर के रईसों ने बड़ी सेनाओं की कमान संभाली और बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त किया। वे साम्राज्यों के प्रति वफादार थे, लेकिन बाद में 17वीं शताब्दी में कई लोगों ने अपने स्वतंत्र नेटवर्क का निर्माण किया, जिससे साम्राज्य का स्वार्थ कमजोर हो गया। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, जब अकबर के रईसों ने, जो अकबर के दरबार में रहने वाले लोग थे, अकबर के साथ रहने वाले जो लोग थे, वह सेनाओं का कमान तो संभाल लिए, लेकिन बड़ी मात्रा में राजस्व भी वसूलते थे। जब राजस्व आया तो वे साम्राज्य के प्रति वफादार थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब 17वीं शताब्दी थी तो उसमें लोगों ने स्वतंत्र नेटवर्क का निर्माण किया। वो सोचते थे कि क्यों ना हम ही जो है ये पैसे अपने पास रख लें, या हम रहते तो हमें पैसा या मिलता। तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, स्वार्थी बनने लगे और अकबर जो है इस प्रकार से कमजोर होने लगा। अकबर 1570 के दशक में, बात कर ले 1570 के दशक में, जब जो था अकबर उस समय दौरान फतेहपुर सिकरी में था। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। उन्होंने उलेमाओं ब्राह्मणों उलिमा, ब्राह्मण, रोमन कैथोलिक के पुजारियों और पारसी लोगों के साथ चर्चा की। सबको मिला करके बैठा करके उन पर चर्चा किया और सोचा क्यों ना हम एक साथ मिल करके चले। तो उसने इबादत खाना में सिथिस की चर्चा होती थी।
इबादत खाना होता था। और जहाँ पे इबादत खाना क्या होता है, जहाँ पर जो होती है क्या की जाती है, पूजा की जाती है, या जो है बैठ कर के हम क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इबादत खाना में थीसिस की चर्चा होती थी। अकबर विभिन्न लोगों के साथ बातचीत करता, उनके धर्म के बारे में जानता, उन लोगों के बारे में जानता, और साथ ही साथ ये जानना चाहता कि लोग चाहते क्या हैं, तो उन सारी चीज़ों पर बात करता था। और साथ ही साथ जो है महसूस करता था कि धार्मिक विद्वान जिन्होंने अनुष्ठान और हठधर्मी खरीदी थी, वे अक्सर कट्टर थे। देखिए, अकबर द्वारा जो है ये बनाया गया था इबादत खाना, और इस इबादत खाने में इस सभी धर्मों के लोग के क्या करता था, बुलाता था, और यहीं पे बैठकर वो क्या करते थे, चर्चा किया करते थे। देखिए यहाँ पे है, इस इबादत खाने में आते थे पंडित जी हैं, उलेमा हैं, ईसाई, ब्राह्मण, और मिल करके सब लोग क्या करते थे, विचार विमर्श किया करते थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसने अकबर को सुलह कुल मतलब सार्वभौमिक शांति के विचार के लिए प्रेरित किया। जो भी उलेमा, जो भी ब्राह्मण, जो भी लोग आए, और जब उससे बातचीत करता था अकबर, तो अकबर को इन लोगों ने क्या कहा, ये कहा कि ये लोग क्या हैं, सर्वभौमिक शांति हैं, अरा सुलह कुल हैं। मतलब सबको सर्वधर्म संपन्न, मतलब सर्वधर्म को लेकर के एक साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी शान उनकी व्यवस्था में ईमानदारी, न्याय, शांति के साथ साथ सभी धर्मों के साथ सम्मान व्यवहार किया। किसने, अकबर ने। अबुल फजल ने शासन की दृष्टि तैयार करने में अकबर की मदद की, और जहांगीर और शाहजहां ने भी उसका अनुसरण किया। अबुल फजल जो दरबारी कवि थे, तो दरबार में रहने वाले नवरत्नों में शामिल थे, तो वह क्या करते थे कि किस प्रकार से शासन किया जाए, किस प्रकार से जो है इनके ऊपर जो है कानून लगाई जाए, कि ये लोग जो है, ठीक ना, अकबर के अंडर रहे। और उसी चीज़ को अनुसरण जो है जहांगीर और शाहजहां ने भी किया था। हठधर्मिता और विगोट क्या है, देखिए, एक बयान या व्याख्या को इस उम्मीद के साथ आधिकारिक घोषित किया जाना कि बिना किसी सवाल के इनका पालन किया जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, हठधर्मिता कहते हैं। ठीक है ना। हठधर्मिता मतलब क्या हो गया, जिद्दी हो जाना, हम किसी बात को या किसी की बातों को न मानेंगे, मतलब कहना क्या कि लकीर का फकीर हो जाना, कि जो बातें कह दी गई वो कह दी गई। और एक होता था विगोट, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की धार्मिक मान्यताओं या संस्कृति के प्रति क्या हो, असहिष्णु हो, उसको क्या कहते थे, विगोट कहते हैं। 17वीं शताब्दी और उसके बाद का मुगल साम्राज्य देखा जाए,